1990 के दशक के मध्य का भारत ये राजनीति के लिए बहुत ही उथल-पुथल का दौर था, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे इतने विशाल राज्य में जो हुआ, मतलब उसकी तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। बिल्कुल, वो एकदम अप्रत्याशित था। हाँ, एक ऐसी युवा दलित महिला जिसके पास ना तो कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव था और ना ही कोई लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत थी, वो अचानक से भारत के सबसे बड़े और मेरा मतलब है राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाती हैं। और शायद यही वजह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी इस घटना को उन्होंने इसे लोकतंत्र में चमत्कार का नाम दिया था। सही कहा। तो आज का हमारा ये जो डीप डाइव है, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री मायावती जी नामक एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज के अंशों पर आधारित है और हमारा मिशन इस ऐतिहासिक और इस बिल्कुल अप्रत्याशित बदलाव की गहराई में जाना है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे हम सिर्फ एक आम सत्ता परिवर्तन की नज़र से नहीं देख सकते। अगर आप भारतीय समाज के इतिहास को देखें तो ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक क्षण था। मतलब ये एक ऐसे पूरे समुदाय के सत्ता के बिल्कुल केंद्र में आकर खड़े हो जाने का प्रतीक था, जिससे सदियों से हाशिए पर धकेल दिया गया था। बिल्कुल, एक ऐसा तबका जिसने हमेशा सत्ता को बाहर से एक दर्शक की तरह ही देखा था। हाँ, और वो पहली बार सत्ता के सिंहासन पर बैठकर फैसले ले रहा था। ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव की शुरुआत थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आज की ये पूरी चर्चा पूरी तरह से इसी दिए गए दस्तावेज पर ही आधारित है। इस चर्चा के दौरान जिन भी राजनीतिक दलों या विचारधाराओं का जिक्र आएगा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, यहाँ किसी का भी ना तो समर्थन किया जा रहा है और ना ही विरोध। ये स्पष्टीकरण जरूरी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ दस्तावेज में दी गई जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 3 जून 1995 का वो दिन जब मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन ये रास्ता कोई बहुत आसान नहीं था। इसके ठीक पीछे लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस की वो खौफनाक और नाटकीय घटना थी, जिसने पूरी भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया था। गेस्ट हाउस कांड। उसे सिर्फ एक राजनीतिक हंगामा कहना गलत होगा। वो एक तरह की हिंसक घेराबंदी थी। हाँ, दस्तावेज के अनुसार मुलायम सिंह यादव के समर्थकों द्वारा जो योजना बनाई गई थी, उसने पूरी बाजी पलट दी। जब बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया तो गेस्ट हाउस को घेर लिया गया। बिल्कुल, और बिजली पानी काट दिए गए। विधायकों को शारीरिक हिंसा का डर दिखाया गया। लेकिन राजनीति में कई बार अति आक्रामकता भारी पड़ जाती है। इस घटना ने तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा को एक बहुत ठोस आधार दे दिया। और फिर उन्होंने तुरंत मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त कर दिया। हाँ, नई दिल्ली में बैठी नरसिम्हा राव की सरकार के दिशा निर्देश भी थे। इसके बाद जो हुआ वो राजनीतिक समीकरणों का एक बहुत ही अनोखा रूप था। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस, जनता दल और यहां तक कि कई छोटी पार्टियों ने एक सुर में नई अल्पसंख्यक बसपा सरकार को अपना समर्थन दे दिया। और इस अल्पसंख्यक सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन तो पहले से ही मौजूद था। सही बात है। लेकिन देखिए, बाहरी समर्थन पर टिकी सरकार चलाना मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। सरकार तो बन गई, लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ। सत्ता का ये हस्तांतरण विधानसभा के अंदर भी एक जबरदस्त ड्रामे से गुजरा। वो स्पीकर वाला विवाद। हाँ, तत्कालीन स्पीकर धनीराम वर्मा ने इस पूरी प्रक्रिया को ही पटरी से उतारने की कोशिश की। उन्होंने एक विशेष आदेश सुनाकर राज्यपाल द्वारा मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के आदेश को ही सीधे तौर पर असंवैधानिक करार दे दिया और विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट था। देश के सबसे बड़े राज्य में ये तय नहीं हो पा रहा था कि विधानसभा चलेगी कैसे। ये एक बेहद नाजुक मोड़ था। एक तरफ स्पीकर का आदेश था और दूसरी तरफ एक नई सरकार का भविष्य। लेकिन दस्तावेज बताता है कि बसपा और अन्य समर्थक दलों के विधायकों ने उस दिन एक ऐतिहासिक कदम उठाया। जब स्पीकर और समाजवादी पार्टी के विधायक सदन से बाहर चले गए, तब बचे हुए 275 सदस्यों ने एकजुट होकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं।
इन 275 विधायकों ने एक मत होकर बसपा के ही विधायक बरखुराम वर्मा को नया स्पीकर चुन लिया। इस एक कदम ने उस संवैधानिक संकट को तो टाला ही, साथ ही ये भी साबित कर दिया कि मुलायम सिंह यादव उस वक्त पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। कमाल की राजनीतिक बिसात थी ये, और यहीं से शुरुआत होती है शासन के उस दौर की जिसे बहुजन एजेंडा। दस्तावेज इस पर क्या कहता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ कंक्रीट और पत्थर के ढांचे खड़े करने की बात नहीं थी। दस्तावेज एक अलग ही कहानी बयां करता है। सदियों से जिस दलित समुदाय ने सार्वजनिक स्थानों पर सिर्फ ऊंची जातियों का नाम और कब्जा देखा था, उसे पहली बार सार्वजनिक विमर्श में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिल रहा था। मतलब ये उनकी पहचान को स्थापित करने का तरीका था। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये सरकार सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं रही। असली बदलाव तो प्रशासनिक स्तर पर हो रहा था। प्रशासनिक कायाकल्प? हाँ, मायावती जानती थीं कि अगर जमीनी हकीकत बदलनी है तो नौकरशाही पर से पारंपरिक वर्चस्व को तोड़ना होगा। उन्होंने अपने मुख्य सचिव पीएल पुनिया के नेतृत्व में दलित अधिकारियों की एक मजबूत टीम बनाई। और ये कोई छोटी मोटी फेरबदल नहीं थी। मैंने दस्तावेज में पढ़ा कि अनुसूचित जाति के अफसरों को सीधे जिलों में अहम पदों पर बैठाया गया, जैसे जिला मजिस्ट्रेट की कुर्सी। और पुलिस चौकियों का चार्ज भी। हाँ, राज्य की 1/4 से ज्यादा पुलिस चौकियों का चार्ज दलित अधिकारियों को सौंप दिया गया। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक पुलिस थाना ही होता है। जब एक आम दलित व्यक्ति किसी अत्याचार की शिकायत लेकर थाने जाता था तो अक्सर उसकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि वहां बैठे अधिकारी किसी और वर्ग के होते थे जो शायद उनकी पीड़ा को उस तरह से नहीं समझते थे। और अब थानों में अपने समुदाय के अधिकारियों को देखकर पहली बार उस समुदाय के भीतर सुरक्षा की उम्मीद जगी होगी। बिल्कुल। इसके साथ ही विकास के मोर्चे पर अंबेडकर ग्राम योजना को बहुत आक्रामक रूप से फिर से लागू किया गया। इस योजना की रूपरेखा बहुत दिलचस्प है। दस्तावेज बताता है कि जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 30% या कुछ मामलों में तो 22% भी थी, उन गांवों की ओर सरकार का सारा खजाना और संसाधन मोड़ दिए गए। उन गांवों की तरफ जो पीढ़ियों से विकास के नक्शे से ही गायब थे। सही कहा। वहां अचानक पक्की सड़कें बनने लगीं, हैंडपंप लगने लगे और दवाखाने खुलने लगे। ये केवल विकास नहीं था, ये राज्य के संसाधनों का एक स्पष्ट झुकाव था जिसने ग्रामीण उत्तर प्रदेश के आर्थिक ताने बाने को बदल दिया। और इसी दस्तावेज में एक और बेहद मार्मिक कदम का जिक्र है जो अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में छुप जाता है। बंगी समुदाय, जिन्हें वाल्मीकि भी कहा जाता है, उनके लिए एक विशेष योजना तैयार की गई। जी, जिन्हें पीढ़ियों से हाथ से मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्यों में धकेल दिया गया था। इस नई सरकार ने उन्हें इस पेशे से बाहर निकालने के लिए विशेष शैक्षिक अनुदान दिए और अन्य सम्मानजनक रोजगारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये सिर्फ एक आर्थिक पैकेज नहीं था, बल्कि इंसान के रूप में उनकी गरिमा लौटाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ तो ये बहुजन समाज का इतना बड़ा सशक्तिकरण था, लेकिन दूसरी तरफ इस सरकार की नींव उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर टिकी थी जिसकी विचारधारा बसपा से एकदम अलग थी। ये तो बहुत जटिल विरोधाभास है, और ये विरोधाभास ही इस 136 दिन की सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सवाल यह था कि एक अल्पसंख्यक सरकार जो पूरी तरह से भाजपा के समर्थन पर निर्भर है, वो मुसलमानों को कैसे साधेगी, जो कि भाजपा का कोर वोटर बेस बिल्कुल नहीं थे। मायावती ने सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा पर निर्भर होने के बावजूद मुस्लिम अल्पसंख्यकों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे भाजपा के किसी भी दबाव में आकर उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगी। और दस्तावेज उन ठोस कदमों का भी जिक्र करता है। मायावती ने पिछड़ी जातियों के कोटे के भीतर से 8.44% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। ये बहुत बड़ा फैसला था। इतना ही नहीं, लगभग 8% पुलिस अफसरों की पोस्ट भी मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गईं। इसके पीछे एक गहरी सोच थी। हिंदू मुस्लिम दंगों के समय पुलिस बल में अपने प्रतिनिधित्व की कमी के कारण मुस्लिम समुदाय जो खौफ महसूस करता था, उसे खत्म करना इसका मकसद था। लेकिन एक ऐसी सरकार के लिए जो भाजपा के समर्थन से चल रही हो, ऐसे फैसले लेना मतलब राजनीतिक आग से खेलने जैसा था। और वो आग बहुत जल्दी भड़क भी उठी। सितंबर 1995 में मथुरा का संकट सामने आ गया। विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन। हाँ, वीएचपी ने मथुरा में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। उनकी मांग थी कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। माहौल बहुत तेजी से तनावपूर्ण हो रहा था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को बीते अभी कुछ ही साल हुए थे।
तो ऐसा लग रहा था कि मथुरा में भी वैसा ही कोई बड़ा सांप्रदायिक टकराव होने वाला है। और भाजपा के समर्थन से चल रही मायावती सरकार के लिए यह संकट बहुत बड़ा था, क्योंकि वीएचपी को भाजपा के कई शीर्ष नेताओं का खुला समर्थन प्राप्त था। इस तनाव को भड़काने के पीछे एक और घटना का बड़ा हाथ था, पेरियार मेला। ओह हाँ, पेरियार मेला। बसपा ने लखनऊ में पेरियार मेले के आयोजन की रूपरेखा तैयार की थी। जो लोग नहीं जानते, पेरियार एक दक्षिण भारतीय विचारक थे जो अपनी ब्राह्मण विरोधी और मूर्ति पूजा विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। इस मेले के आयोजन और पेरियार की विवादास्पद पुस्तक के हिंदी अनुवाद को लेकर भाजपा और उसके समर्थक पहले से ही उबल रहे थे, और इसी तनाव के बीच ये मथुरा का नया संकट आखा हुआ। अब स्थिति ये थी कि भाजपा ने सरकार गिराने की खुली धमकियां देना शुरू कर दिया था। एक बाहरी समर्थन वाली मुख्यमंत्री के लिए इस वक्त झुक जाना सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन दस्तावेज स्पष्ट करता है कि मायावती ने अभूतपूर्व राजनीतिक साहस का परिचय दिया। सरकार गिरने की धमकियों के बावजूद वो वीएचपी या भाजपा के दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकी। उन्होंने प्रशासन का कैसे इस्तेमाल किया, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने राज्य के प्रशासन और पुलिस बल का इतनी सख्ती से इस्तेमाल किया कि वीएचपी को मजबूर होकर विवादित स्थल से 3 किलोमीटर दूर हटकर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना पड़ा। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा क्षण था। बिल्कुल। ऐसे समय में जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, उन्होंने न केवल एक संभावित बड़े दंगे को टाल दिया, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच एक कड़ा संदेश भी भेज दिया कि राज्य कानून से चलेगा। लेकिन इस कदम की कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ, भाजपा की भारी नाराजगी के रूप में। और यही नाराजगी अंततः उस 136 दिन की सरकार के पतन का कारण बन गई। 18 अक्टूबर 1995 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापसी के लिए कई कारण गिनाए गए थे, जैसे प्रशासनिक कार्यों में मनमानी का आरोप, शराब और चीनी मिलों के लाइसेंस बांटने में अनियमितता, और पेरियार मेले के दौरान भगवान राम का कथित अनादर, और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के आरोपी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री का इनकार भी एक बड़ा कारण था। सरकार तो गिर गई, लेकिन बसपा के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा टकराव हुआ, मीडिया के साथ सीधा युद्ध। 90 के दशक का मीडिया परिदृश्य आज से बहुत अलग था। उच्च जातियों के वर्चस्व वाले मुख्यधारा के मीडिया और बहुजन नेताओं के बीच एक बहुत गहरा अविश्वास था। दस्तावेज में एक घटना का विस्तार से जिक्र है। 8 दिसंबर 1995 को दैनिक जागरण अखबार ने पहले पन्ने पर एक ऐसी खबर छापी जिसने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। खबर में दावा किया गया कि मायावती की एक 12 साल की गुप्त बेटी है, जो कि पूरी तरह से एक मनगढ़ंत और झूठी खबर थी। एकदम झूठी, जिसका स्रोत पार्टी से निकाले गए एक पूर्व असंतुष्ट नेता को बताया गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इतनी बड़ी झूठी खबर छापना पत्रकारिता के नाम पर एक बहुत बड़ा हमला था। इस खबर के छपते ही बसपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वे लखनऊ में अखबार के दफ्तर पर प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिसके बाद कुछ झड़पें भी हुई। मायावती का वो बयान बहुत मशहूर हुआ था कि अगर उनके कार्यकर्ता सचमुच आक्रमण करना चाहते तो उस दफ्तर की एक ईंट भी साबुत नहीं बचती। लेकिन असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, अदालत में लड़ी गई। मायावती ने अखबार के मालिक और संपादक पर सीधे मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, और वो भी 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम हर्जाने की मांग के साथ। 1995 के दौर में 100 करोड़ रुपए, ये एक ऐसा कानूनी प्रहार था जिसने मीडिया घराने को बैकफुट पर ला दिया। दबाव इतना बढ़ गया कि अखबार को अपने पहले पन्ने पर यह स्पष्टीकरण और माफीनामा छापना पड़ा कि उनका वो दावा सिर्फ एक कोरी अफवाह पर आधारित था। मतलब सरकार का गिरना, मीडिया के लगातार हमले, राजनीतिक विरोधियों की घेराबंदी, ये सब ऐसे झटके थे जो किसी भी नए राजनीतिक दल को खत्म कर सकते थे। लेकिन यहीं से 1996 के चुनावों की वो कहानी शुरू होती है जो इस दस्तावेज का सबसे अहम हिस्सा है। 1996 के विधानसभा चुनावों में बसपा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। वही कांग्रेस जिसे बहुजन आंदोलन के दौरान हमेशा सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था। बिल्कुल, राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और ये गठबंधन बसपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। 425 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा ने 67 सीटें जीत लीं। लेकिन इन 67 सीटों के पीछे का जो गणित है वो सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। दस्तावेज के आंकड़े बताते हैं कि जीतने वाले इन 67 उम्मीदवारों में से 26 पिछड़ी जातियों से थे, 20 दलित समुदाय से थे, 12 मुस्लिम थे और 9 ऊंची जातियों के उम्मीदवार थे। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
एक ऐसी पार्टी जिस पर सिर्फ एक जाति की राजनीति करने का आरोप लगता था, उसने टिकट बंटवारे में समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया था। सवर्ण जातियों के 9 उम्मीदवारों का बसपा के टिकट पर जीतना एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इस पूरी रणनीति की सफलता का जो मुख्य आधार था, वो उस 20% ठोस दलित वोट बैंक का एकत्रीकरण था। हाँ, चुनाव सर्वेक्षण बताते हैं कि 65% दलित मतदाताओं ने एकजुट होकर बसपा को वोट दिया था। ये कोई हवा का झोंका नहीं था, ये एक स्थायी राजनीतिक शक्ति का उदय था। इस पूरे दस्तावेज का निष्कर्ष यही है कि मायावती महज कोई संयोग से बनी नेता नहीं थी। उन्होंने इस 136 दिन के कार्यकाल में ये साबित कर दिया था कि वे न केवल सत्ता पर कब्जा कर सकती हैं, बल्कि तमाम दबावों के बावजूद उसे अपने स्पष्ट एजेंडे के लिए इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये पहली बार था जब सदियों से शोषित एक बड़े समुदाय ने ये महसूस किया कि सत्ता सिर्फ मांगने की चीज नहीं है, बल्कि उस पर उनका भी एक स्वाभाविक अधिकार है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज सिर्फ कुछ महीनों के कार्यकाल का इतिहास नहीं है, ये राजनीतिक अस्तित्व बचाने की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे भारी विरोध, एक शत्रुतापूर्ण मीडिया और बिना अनुभव के भी अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और कड़े फैसले लेने का मादा हो तो राजनीतिक वजूद मजबूत किया जा सकता है। 90 के दशक के उस सत्ता हस्तांतरण ने समाज के सबसे निचले तबके के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले दस्तावेज के तथ्यों से उपजा एक बहुत ही गहरा सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जब कोई ऐसा समुदाय जिसे सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया हो, वो पहली बार सत्ता के शिखर पर पहुंचता है, तो क्या महापुरुषों की विशाल मूर्तियां बनवाना और शहरों के नाम बदलना महज एक राजनीतिक दिखावा या खजाने की बर्बादी है, या फिर ये उन समुदायों के भीतर पीढ़ियों से चली आ रही मनोवैज्ञानिक हीन भावना को हमेशा के लिए तोड़ने और उन्हें उस समाज में भौतिक रूप से बराबरी का एहसास दिलाने का सबसे कारगर और जरूरी हथियार है, जिसने उन्हें कभी वो जगह नहीं दी? जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए दस्तावेज और कुछ अनछुए पहलुओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नए सवाल खोजते रहिए।